मेला। पामेला अवस्था के लिए अगर अपन बात करें तो ये क्या है, तो ये भी सेम वैसा ही है, बस छोटा छोटा अडेप्टेशंस के रूप में कि ऐसी टेरेस्ट्रियल एल्गी जिनकी विषम परिस्थितियां बहुत ही विशिष्ट या चरम पे है और उनके अंदर क्या बोलते हैं सेल्स जो है डैमेज होने लगी हैं, तो कई बार क्या होता है कि उन्हीं की फिलामेंट की जो कोशिका है, संपूर्ण कोशिका, वो मोटी भित्ति युक्त हो जाती है और विभाजन नहीं करती और उसके अंदर जीव द्रव्य कैसा है, इंटैक्ट। ठीक है, अब या तो पहले या फेवरेबल कंडीशन आने पर इनका जो जीव द्रव्य है वो छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक्चुअली में जीव द्रव्य नहीं बढ़ता, इनका जो केंद्रक है वो यहाँ पे विभाजन करके, समसूत्र विभाजन करके अनेक केंद्रकों में बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ जो है वो मोटी भित्ति का क्या कर लेता है, वो स्त्रावण कर लेता है और ये मोटी भित्ति का जो स्त्रावण है वो जरूरत पड़ने पर रैप्चर होने से बाहर निकलते हैं और प्रत्येक कोशिका जो है या तो जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है जाति विशेष के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ज़्यादातर जो है फिलामेंटस, साइनोफाइसी, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक, मतलब क्लोरोफाइसी, युग्लिनोविनी, क्लोरोफाइसी, क्रायोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी के सदस्यों का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्लोरोफाइसी एग्जाम्पल, क्लोरोफाइसी, क्रायोफाइसी, लेकिन क्रायोफाइसी में केवल जैंथोफाइसी हम यूज में लेंगे, क्रायोफाइसी की जगह हम जैंथोफाइसी लिख देते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, कैरोफाइसी, फियोफाइसी। के सदस्य। जब परिस्थिति अधिक विषम हो जाती है तब इस प्रकार के स्पोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। सिक्स्थ बाय डॉटर कॉलोनी।
पुत्री कॉलोनी। अब पुत्री कॉलोनी को तो क्या बोले, समंडल द्वारा। इसमें अगर अपन एग्जाम्पल्स लें तो इसमें बेसिक एग्जाम्पल तो हमारे वॉल्वॉक्स ही है, हाइड्रोडिक्टियोन, ड्रेप्लैंडियोप्सिस आदि। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं। ये जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, क्लोरोफाइसी के सदस्य, ये सारी सेल सेपरेट है परंतु एक दूसरे से जिलेटिनस सब्सटेंस द्वारा तथा साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स द्वारा एक दूसरे से क्या रहती हैं, ये सारी की सारी सेल्स कांटेक्ट रहती है, जुड़ी। प्लस कॉलोनी की सभी कोशिकाएं कैसी होती है, संख्या में सम, पतली भित्ति युक्त व द्विकशाभिका युक्त। तो इस द्विकशाभिका के कारण ये सभी सेल्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, मोर्टेलिटी शो करती हैं। तो ये तो हो गया वॉल्वॉक्स कॉलोनी, जिसे हम सिनोबियम बोलते हैं। ये सेंटर में से क्या है, खोखली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो आधारीय कोशिका है वो विभाजन अवस्था में या अनुकूल परिस्थितियों में जब विभाजनशील होती है, आकार में वृद्धि करती है और क्या कहलाती है, गोनिडियल सेल। और वो गोनिडियल सेल जो है वो परिधि से कहाँ आ जाती है, केंद्र में। और केंद्र में वो लगातार 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, 128, 256, 512, 1024, इस तरीके से ये विभाजन करती है सम संख्या के रूप में। और यहाँ अंदर ही जो है वो एक कॉलोनी के रूप में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, दैट इज डॉटर कॉलोनी। ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया किसका, वॉल्वॉक्स का। सभी प्रकार के एल्गीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता, मतलब थैलस के अंदर संतति थैलस का विकास। और कई बार ये भी देखा गया है कि डॉटर कॉलोनी जो है वो बनी और बनने के बाद वो अपना विकास कर रही है, दीर्घीकरण कर रही है, लेकिन जो पेरेंट कॉलोनी वो रैप्चर ही नहीं हो रही। तो ऐसे में डॉटर कॉलोनी जो है वो विभाजन करके, और उसके अंदर भी कई बार देखा गया है कि ग्रैंड डॉटर कॉलोनी के अंदर भी, डॉटर कॉलोनी में भी डॉटर कॉलोनी डेवलप हो जाती है, ग्रैंड डॉटर कॉलोनी, वो क्या बोलते हैं, कॉलोनी। तो ये इसका लक्षण है। ठीक है, अब इसके अलावा और अन्य सदस्यों की हम बात करें तो हमें और भी यहाँ पे स्पोर्स मिल जाते हैं, जैसे कि बाई एंडो स्पोर्स, अंतः बीजाणु, बाई एक्टो स्पोर। ठीक है, बाई ऑटो स्पोर्स, बाई कार्पो, स्पोर्स, बाई टेट्रा स्पोर्स। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बाई इतने बहुत हैं, फिर इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं। ये आपको कोर्स में मतलब जो जो आपके एग्जाम्पल्स में आएंगे उनकी हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जैसे ये आपके आ गया किसके अंदर,
वॉलवॉक्स में। ये आपके एग्जाम्पल है किसमें, एक्टोकार्पस में है। ये एग्जाम्पल आपके एक्टोकार्पस में भी है और ये भी वाउचेरिया में भी है, और ये भी अगर अपन एक्टो की बात करें तो ये वाउचेरिया के अंदर भी एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, ओटो स्पोर्स के अंदर क्या हो रहा है, एग्जाम्पल अगर अपन दे तो ये क्लोरेला का एग्जाम्पल है, और इसके अंदर जो अचल बीजाणु है उनकी आकृति मात्र कोशिकाओं के समान ही होती है, लेकिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं और वैसे ही नॉर्मली बनते हैं जैसे और बनते हैं। कार्पोस्पोर की बात करें तो कार्पोस्पोर हाई प्रगत जो एडवांस वो है, जैसे कि रोडोफाइटा के अंदर जैसे कि पॉलीसाइफोनिया हो गया। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं फियोफाइसी के मेंबर में आइसोजेनरेटी हेटेरोजेनरेटी, जिसमें एक्टोकार्पस या लेमिनेरिया, उसके अंदर कार्पोस्पोर्स बनते हैं। ये एक परजीवी परिस्थिति, मतलब परजीवी तो क्या बोलेंगे, एक तरीके से डिपेंडेंट है, ये परजीवी बोल देते हैं, हालांकि इसको पैरासाइट फेज है ये, लेकिन ये परजीवी की जगह हम बोल सकते हैं कि ये मदर जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर क्या होगा, एक तरीके से डिपेंडेंट फेज के रूप में आती है। और टेट्रास्पोर्स की हम बात करें तो टेट्रास्पोर जो है पॉलीसाइफोनिया का सबसे बड़ा गुण है। तो इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सम परिस्थिति में ठीक है, सम परिस्थिति में एग्जाम्पल किसका ले लें हम, साइनोफाइसा, साइनोफाइसी के सदस्य पायरोफाइसी के सदस्य आदि की हम बात करें तो उनमें एंडोस्पोर जैसी चीजें बनती हैं।
ये हो गया एंडोस्पोर्स। एग्जाम्पल्स एंडोस्पोर्स के अगर अपन दें तो एंडोस्पोर्स के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डर्मोकार्पा, प्लूरोकैप्सा, डर्मोकार्पा आदि। एक्टोस्पोर्स, एक्टोस्पोर्स में थोड़ा सा चेंजेस है, बस एंडो के अंदर अंदर की तरफ ही डेवलपमेंट हो जाता है, जबकि एक्टोस्पोर की अगर अपन बात करें तो इनमें जो बस डेवलपमेंट है वो बाद में होता है, और जो क्या बोलते हैं फिलामेंटस जो एल्गी है यहाँ पे, उसके सीड से कोशिकाओं की भित्ति के टूटने से एक एक कोशिकाओं का जो है वो क्या होता है, बाहर की तरफ विमोचन। ये जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल। These are exospore, एक्सो बाह्य, एक्टो नहीं सॉरी एक्सो, बहिर्बीजाणु, और ये हो गए अंतः बीजाणु। और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कीमोसाइफोन। ओटोस्पोर्स वही सेम एप्लेनोस्पोर्स के समान ही है। ये एग्जाम्पल डाल देता हूं, क्लोरेला, एप्लेनो स्पोर के समान होते हैं। ठीक है, एप्लेनो स्पोर्स के समान ही इनकी संरचना होती है। अब क्या बच गया, कार्पो। इसमें एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, आइसोजेनेरेटी से एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, रोडोफाइसी से एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसके लिए। तो ऐसे में कार्पोस्पोर के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। कार्पोस्पोर जो है उसमें क्या हो रहा है, ये एक पैरासाइट अवस्था है, ठीक है, या डिपेंडेंट अवस्था है, जिसे हम कह सकते हैं निर्भर, किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर। फीमेल पेरेंट थैलस। अब वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ज़्यादातर अगर अपन बात करें दोनों की तो हैप्लॉइड्स ही होंगे। थैलस पर डिपेंडेंट निर्भर अथवा पैरासाइट अवस्था होती है, ठीक है। और ये जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड थैलस बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। और कार्पोस्पोरोफाइट में समसूत्री विभाजन द्वारा जो विकसित होते हैं
कार्पोस्पोरोगोनियम, और कार्पोस्पोरोगोनियम में कार्पोस्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये हम डायग्रामेटिकली भी वहाँ पे समझ लेंगे। ये एक विशिष्ट संरचना है जो कि जो वो है फीमेल क्या बोलते हैं सेक्स ऑर्गन ओगोनियम के अंदर ही क्या होता है, इनका भी डेवलपमेंट होता है। टेट्रास्पोर्स की बात करें तो रोडोफाइसी को ही एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में क्या हो रहा है कि कार्पोस्पोर जो बन रहे हैं, कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट, और टेट्रास्पोरोफाइट जो है वो उसके अंदर डेवलप होती है वो टेट्रास्पोरेगोनियम, और टेट्रोस्पोरेंजियम जो है या गोनियम जो है उसके अंदर डेवलप होते हैं टेट्रास्पोर्स बाय अर्धसूत्र विभाजन, मियोसिस डिवीजन से क्या डेवलप होते हैं, टेट्रास्पोर्स। अब यहाँ अगर आप टेट्रास्पोर की बात करें तो हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं। तिकोणे वी शेप के होते हैं और एक हिस्सा इसका पीछे की तरफ है जो सीमन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हो गए पूरे के पूरे टेट्रास्पोर्स। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी कई सारी हैं एग्जाम्पल्स, जिसमें हम यहाँ पे ये मिटा देते हैं या यहीं लिख दें, मिटा देते हैं इसको। डायग्रामेटिकली इनको इतना ज़्यादा मैंने नहीं समझाया है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल्स जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे स्पीसीज उसके अंदर भी आते जाएंगे तो हमारा एक क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ट्वेल्थ नंबर पे हम यूज में ले लेते हैं बाई हॉर्मोगोनिया। आपको ध्यान हो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी मैंने हॉर्मोगोनिया को ऐड किया था। ठीक है, क्योंकि ये स्पोर जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इंक्लूड कर रहे हैं। हॉर्मोगोनिया की बात करें तो जैसे कि ऑस्लोटेरिया, ये उसका फिलामेंट जिसमें हमने कहा था कि चौड़ाई अधिक और ऊंचाई कम होती है, इसकी सेल्स में चपटी सेल्स के रूप में परिलक्षित होती हैं। तो परिस्थितियां विषम होने पर या इनमें जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, फिलामेंटस के बीच की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं। और ये सेल्स इस पूरे फिलामेंट को क्या कर देती हैं, एक दूसरे से पृथक। दीज आर हॉर्मोगोन्स, ये एक दूसरे को क्या कर देती हैं, पृथक कर देते हैं। अब अनुकूल परिस्थिति में ये हार्मोगोन जो है वो जर्मिनेट होकर नए थैलस को विकसित करने की क्षमता रखता है। तो एग्जाम्पल ऑसिलोटेरिया। नेक्स्ट
एक इसी में ले लेते हैं, वैसे तो वही सेम है लेकिन हार्मोगोनिया के साथ ही हेटेरोसिस्ट, हेटेरो एच वाई भी लिख दें या एच आई लिख दें, हेटेरोसिस्ट। ये भी साइन ऑफ आईसी का ही एग्जाम्पल है। और इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नॉस्टॉक। मूंगे की माला के समान नॉस्टॉक दिखाई देता है और पूरा जेलेटिनस अधात्री के अंदर जो है ये विकसित होता है। ठीक है। और इसी फिलामेंट की कोई कोशिका एक से ज़्यादा एक साथ टर्मिनल या इंटरस्टिशियल कोई सी भी कोशिका और कभी कभी संपूर्ण फिलामेंट जो है विषम परिस्थितियों में मोटी भित्ति युक्त हो जाता है। मतलब बाकी कोशिका से या बाकी थैलस की सभी कोशिकाओं से क्या होता है, बहुत ही अलग दिखाई देता है। और इसके बीच में यहाँ पे कैलेज जम जाने के कारण इनके बीच में यहाँ पे पोलर नोडल्स बन जाते हैं। तो ये पोलर नोडल जो है वो जर्मिनेशन पोर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब एक बात है, अगर यही कोशिका टर्मिनल सेल्स डेवलप हो जाती किसमें, हेटेरोसिस्ट में, तो ऐसे में इसमें एक ही पोलर नोडल बनेगा, दैट इज पोलर नोडल। ठीक है। लेकिन अगर कोई कोशिका बीच में डेवलप हो जाती है तो उसमें दो पोलर नोड्स होते हैं, दीज आर हेटेरोसिस्ट। HETERO। ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल किस में हो गया, नॉस्टॉक में। एक एग्जाम्पल और इसमें हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज नैनोसाइट। नैनोसाइट्स की हम बात करें तो ये भी क्या होता है, फिलामेंटस एल्गीज के अंदर ही देखने को मिल रहा है और वो भी साइनोफाइसी में। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं क्रूकोकस। इसमें भी क्या हो रहा है, फिलामेंट के बीच की कोई भी कोशिका जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक तरीके से क्या बोलते हैं, सिंपल एंडोस्पोर समान संरचना के रूप में क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। ठीक है। और वो जो कोशिका है, मतलब नॉन फिलामेंटस एल्गीज में भी ये देखने को मिलता है, साइनोफाइसी। ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, साइनोफाइसी की। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये सेल है, ये आकार में कोई वृद्धि नहीं कर रही या एक्स्ट्रा हमें कहीं से दिखाई नहीं दे रहा कि ये सेल जो है कुछ अलग से वृद्धि कर रही है। और ये कोशिका क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ जो इसके सेल्स हैं, मतलब वो छोटे छोटी साइट्स में डेवलप हो जाएंगी और ये बाहर से मोटी भित्ति युक्त होकर क्या हो जाता है, सिस्ट टाइप की संरचना बना लेता है। और विषम परिस्थितियाँ टालने पर, जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो ये जर्मिनेट होकर प्रत्येक कोशिका एक स्पोर के रूप में प्रयुक्त होकर वापस अपने नए थैलस, एक्चुअली थैलस की बात करें तो ये तो एकल कोशिकीय ही है, उसको डेवलप करता है, नॉन फिलामेंटस है, तो दैट इज नैनोसाइट। एग्जाम्पल है क्रूकोकस। तो ये हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट एल्गीज में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमारा पॉइंट क्या आ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज।
तो अब हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो गैमीट्स का बनना इसमें नेसेसरी है, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना जरूरी है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का सबसे एडवांस लेवल है और इसमें जेनेटिक अप्रोच चेंज होती है और नई स्पीशीज या ट्रेड्स के डेवलपमेंट के पूरे चांसेज यहाँ पे होते हैं। तो इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स। तो आज की क्लास में इतना ही। हेलो पार्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास है हमारी एल्गी ब्राइफाइट, पेपर 3 और इसमें हॉट टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एल्गीज। अलैंगिक जनन, इसके कुछ क्राइटेरियाज हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिए थे कि अलैंगिक जनन एक्चुअली में क्या है। तो अगर हम कहें तो ये भी एक तरीके से कायिक जनन ही है, लेकिन उसका थोड़ा विकसित रूप है। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन है, हाँ, लेकिन लिमिटेशंस है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं और जो जेनेटिक अप्रोच है उनका फॉर्मुलेशन ये नहीं हो रहा है। कोई नई प्रकार की स्पीसीज की हम बात करें तो वो नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे विभिन्न विधियों की, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विभिन्न विधियां। ठीक है, और इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, दैट इज बाई जू स्पोर्स। तो अलैंगिक जनन का सबसे बड़ा जो स्पेशलाइजेशन या महत्व की अगर अपन बात करें तो वो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन ही है कि इनमें स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु। जुओ का मतलब हो गया गतिशील, तो ये हो गए चल बीजाणुओं। द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा। अब ये चल कैसे हो सकते हैं, मोटिलिटी, इसका मतलब इनके स्पोर्स में क्या होता है, फ्लैजिलाज उपस्थित होते हैं। अब वो फ्लैजिला 1 है, 2 है, 2 से ज़्यादा हैं, टिंसिल टाइप है, विप्लेस है, वो जातिगत अलग अलग है, लेकिन उनकी उपस्थिति से ये मोटिलिटी शो करते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्स की भी अगर अपन बात करें तो ये भी जाति विशेष के रूप में हैप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स। ठीक है, अगर निषेचन के बाद बनने वाले जायगोट में तुरंत अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन से जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड्स बनेंगे, अगुणित, और अगर निषेचन से बने जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ और वो क्या बोलते हैं आगे की तरफ नॉर्मल कंडीशन में जा रहा है, तो वो हो गए कौन से, डिप्लॉइड्स। तो एक्चुअली में अगर अपन यहाँ कहें तो मैं ये कह सकता हूं कि अर्धसूत्रीय विभाजन अलैंगिक जनन में पूर्णतः अनुपस्थित। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और यही लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को एक दूसरे से अलग भी करता है, सबसे बड़ा।
क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से ही गैमीट्स का बनना तय है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बात कहाँ आ जाती है कि अगर जू स्पोर किसी गैमेटोफाइट पादप से बन रहे हैं तो हैप्लॉइड होंगे, और किसी स्पोरोफाइट पादप से बन रहे हैं मतलब युग्मकोद्भिद से बन रहे हैं तो हैप्लॉइड्स, और अगर बीजाणुद्भिद से बन रहे हैं तो डिप्लॉइड, द्विगुणित प्रकार के होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम जो स्पीसीज हैं उनमें चल बीजाणु मिलते हैं, लेकिन आप याद करने की जगह अपवाद याद कर लीजिए तो इजी हो जाएगा। जैसे कि साइनोफाइटा के सदस्य जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, दूसरा पॉलीसाइफोनिया के जो सदस्य हैं मतलब पूरा रोडोफाइटा। तो रोडोफाइसी में अगर अपन चले तो उनके अंदर कभी भी ये नहीं मिलते। तीसरा अगर अपन चले जाते हैं किसमें, पायरोफाइटाज में, तो उसके अंदर भी जो है वो कशाबिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। बाकी ज़्यादातर जो हैं उनमें कशाबिकाएँ पाई जाती हैं। वो एक है कि दो है उनके अकॉर्डिंग। तो दीज आर चल बीजाणु। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पतली भित्ति युक्त, ठीक है, एकल कोशिकीय, ठीक है, कशाबिकीय, नग्न, अगुणित अथवा द्विगुणित। गतिशील। क्लियर है? थिन लेयर्ड, यूनिसेल्यूलर, फ्लैजिलेट, नैंड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मोटाइल प्रकार के हो सकते हैं। एक को ढंग से समझाते थे ताकि दूसरा फिर हमको आसानी से समझ में हो जाता है। मदर स्पोरेंजियम या स्पोर मदर सेल के जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, में, ठीक है, इंटैक्ट मतलब संपूर्ण, संपूर्ण बनेगा तो एक कोशिका से एक बनेगा, अथवा विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। तीसरी चीज अनुकूल परिस्थिति में बनते हैं तथा जर्मिनेट होकर नया संतति थैलस बनाते हैं। संतति पैतृक थैलस से
आकार में छोटी परंतु फिजियोलॉजी एंड आनुवांशिकी जेनेटिक्स में समान होती है। ठीक है, और हालांकि ये जो दोनों लाइनें हैं ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऐड कर सकते हैं, बाकी में लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं एक में आपको क्लियरली समझा देता हूँ, फिर बाकी की जो हम स्पोर्ट्स पढ़ेंगे उनमें डायरेक्टली पढ़ लेंगे और डायरेक्टली उनमें एग्जांपल्स दे देंगे। बस बेसिकली हमारे दो ही हैं, जू स्पोर्ट्स एंड एप्लेनो स्पोर्ट्स के समान। ठीक है, और बस इतना ही। एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि इस विभाजन से अगर अपन कहें तो पीढ़ी एकांतरण जो है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो नहीं होता। इस विभाजन से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सत्यापित नहीं होता है। ये जो तीन लाइनें हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सभी में क्या हो जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर इसके अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो अधिकांशतः है, ठीक है, सभी में। लेकिन अगर अपन बात करें साइनो फाइसी एंड दूसरा यहाँ पे एक हम ऐड ले लेते हैं, कौन सा, रोडोफाइसी, और हम एक ऐड यहाँ पे ले लेते हैं पायरोफाइसी में जूस्पोर्स अनुपस्थित। जीवन की किसी अवस्था में जूस्पोर इनमें नहीं पाए जाते, बाकियों के अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में जूस्पोर जो है पाए जा सकते हैं। अब इसमें हम कोई भी एग्जांपल डाल सकते हैं, आप वॉल्वॉक्स डाल दीजिए, क्लोरेला डाल दीजिए, ड्रिप्लेंडियोप्सिस एग्जांपल है, कारा डाल दीजिए, एक्टोकार्पस डाल दीजिए, जो भी हमारे हैं सारे के सारे जो एल्गीज हैं वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनबिल्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक इसी में अपवाद स्वरूप शब्द और आएगा। ये नीचे की तीन लाइनें तो मिटा देता हूं क्योंकि हमको ये सब में कॉमन नहीं लेनी, केवल हमको बस याद के रूप में रखिए कि अलैंगिक जनन होता क्या है। सिंजू स्पोर्स, सिंजू स्पोर की बात करें तो इसको हम वैसे तो नॉर्मली कोई शब्द है नहीं टर्म में, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि संयुक्त चल बीजाणु। संयुक्त चल बीजाणु एक्चुअली में हुआ क्या,
कुछ स्पीसीज जैसे यहाँ पे हम विशेष रूप में एग्जांपल ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर न्यू टाइप, मैक्सिमम पूछा जाता है प्रतिवर्ष। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो वाउचेरिया, साइफोनेल्स का सदस्य वाउचेरिया, जेंथोफाइसी के अंदर हमारे कोर्स में इस साल। तो वाउचेरिया स्पीसीज की अगर हम बात करें तो वाउचेरिया स्पीसीज में जो चल बीजाणु बन रहे हैं उनमें एक स्पेशलाइजेशन है। यहाँ मैंने मिटा दिया, अभी लिखा वही रहा। स्पोर्स मदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का जो प्रोटोप्लास्ट है या अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, या तो वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है किसी एक स्पोर के रूप में, या फिर उसके अंदर विभाजन हो जाते हैं और विभाजन से अनेक कोशिकाएं जो है कायांतरण द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, चल बीजाणुओं में, फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं, स्पोर मदर सेल रैप्चर हो जाती है और उसके विखंडन होने से या टूटने से स्पोर जो है वो विमुक्त हो जाते हैं प्रातःकाल तड़के अंधेरे के अंदर ठंड में। ठीक है, दिन के समय इनका विमोचन नहीं होता है। तो ऐसे में वो एकल एकल कोशिकाओं के रूप में निकल गए, क्लेमाइडोमोना जैसी संरचना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए एक सिंपल से स्ट्रक्चर, ये पॉलीसाइफोनिया का साइफोन का थैलस, ये सेप्टा बन गया और इस सेप्टा में जो स्पोर मदर सेल है वो पूरी की पूरी विषम परिस्थितियों में इनके अंदर क्या हो रहा है, ये जो विभाजन हुआ था, इस विभाजन के फलस्वरूप जो प्रत्येक कोशिका है वो अपने चारों मतलब प्रत्येक जो केंद्रक है वो अपने चारों तरफ झिल्ली को डेवलप करके और एक क्या बना लेता है, कोशिका के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट होने के बाद ये अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, स्पोर्स डेवलप कर लेता है और ये स्पोर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जिलेटिनस सबस्ट्रेट में जुड़े रहते हैं, ये अलग होते ही नहीं हैं और ये एक साथ मूवमेंट दिखाते हैं जब तक कि परिस्थिति अनुकूल होकर जर्मिनेट नहीं हो जाते आपस में। और इन सभी के अंदर जो है वो स्पोर्स में फ्लैजिलाज होते हैं, तो ये मोटिलिटी दिखाते हैं। तो ये जो अजीब सा गुच्छे जैसी संरचना बन गई है इनके कारण, इसके कारण हमें लगता है कि मल्टी कोई स्पोर है जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं और बहुत सारे क्या हैं, फ्लैजिलाज, जबकि एक्चुअली में ये सारे के सारे अपने आप को सिंगल रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये एक संयुक्त या समुच्चय के अंदर उपस्थित होते हैं। जब इनमें फेवरेबल कंडीशन में जनन काल आता है तो इनके बीच का जिलेटिनस सब्सटेंस के गल जाने की वजह से ये पृथक हो जाते हैं और डेवलप होते हैं, मतलब अंकुरित होकर क्या डेवलप करते हैं, वाउचेरिया थैलस को डेवलप करते हैं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज सिंजोस्पोर। सेकेंड नंबर पे हम यहाँ पढ़ लेते हैं बाई एप्लेनोस्पोर। सेम जू स्पोर्स ही हैं, मतलब स्पोर्स बोल देते हैं हम इनको, स्पोर्स ही हैं, अलैंगिक जनन का परिलक्षित है। लेकिन जैसे हर चीज को चेंज कर लेना, पतली भित्ति युक्त की जगह ये क्या हो जाएंगे, मोटी भित्ति युक्त, एकल कोशिका की जगह एकल कोशिका, कशाभिका की जगह अकशाभिक, अनफ्लैजिलेट, नग्न की जगह नग्न, द्विगुणित और अगुणित की जगह द्विगुणित और अगुणित। केवल और केवल इनमें अंतर क्या आ रहा है, ये मोटी भित्ति युक्त, मोटे फैल के एक तरीके से वजनदार हो जाते हैं, ये हो जाते हैं गतिशील, नॉन मोटाइल, तो आकार में बड़े होने के कारण, तो ये केवल इनमें आकार बड़ा होने के कारण, इनमें फ्लैजिला की अनुपस्थिति के कारण इनमें मोटिलिटी नहीं पाई जाती, बाकी सब कुछ सेम जैसा ही है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकली क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इनकी अगर अपन बात करें तो वही सामान्य परिस्थितियों में बन रहे हैं और विभाजित होकर या जर्मिनेट होकर नए थैलस को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। और इनका बेस्ट एग्जांपल्स अगर अपन दें तो काफ़ी कुछ के अंदर स्पीसीज में मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं
ये मिटा देते हैं, सिन जू स्पोर तो कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि हम एप्लेनो स्पोर में भी वाउचेरिया की ही स्पीसीज का एग्जाम्पल देने वाले हैं, सिर्विसी, जिसके अंदर एप्लेनो स्पोर्स मिल रहे हैं। तो चीज़ सारी क्लियर हो ही गई, तो हम यहाँ कह सकते हैं इन एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स स्पीसीज, वाउचेरिया स्पीसीज, प्रोटोसाइफोन स्पीसीज। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान रखना ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा दिमाग में बिल्कुल भी, ठीक है, कि किस में फ्लैजिला है और किस में नहीं है। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि वह एल्गी जो सरवाइव कर रही है किसमें, वाटर में। तो आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं कि हमें तैरने के लिए पंख या फिन्स की जरूरत पड़ेगी, या तो पानी में या हवा में। धरातल पे पंखों की जरूरत नहीं होती, मोटेलिटी के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब जितनी भी एक्वेटिक एल्गीज हैं उनके अंदर स्पोर्स बनने का जो तरीका है वो क्या है, चल बीजाणु। हालांकि कुछ अपवाद हो गए, जैसे कि रोडोफाइसी भी जलीय है, समुद्री है, साइनोफाइसी नहीं, वो नहीं, फियोफाइसी के भी सदस्य जो है समुद्री एकल कोशिकीय हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं मिल रहे, तो ये इनका अडेप्टेशन से अलग टाइप से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ वहीं एक एग्जांपल हम एक्टोकार्पस की भी कुछ स्पीसीज को ले सकते हैं जिनके अंदर भी फ्लैजिलाज नहीं मिल रहे। तो ज़्यादातर जो एल्गीज वाटर में सर्वाइव कर रही हैं उनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं जू स्पोर, ताकि वो तैर सके और मोटिलिटी करके दूर जा सके और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी कंप्लीट कर सके और जर्मिनेशन कर सके। लेकिन वो एल्गी जो कि टेरेस्ट्रियल है, तो ऐसे में सीधी सी बात है, यूलोथ्रिक्स पानी में है, पानी के पैंदे में चिपका हुआ है, लेकिन अगर नाला बहना बंद कर दे तो गलती से ये किस में आ जाता है, टेरेस्ट्रियल। तो ऐसी कंडीशन। वाउचेरिया ये भी किनारों पे, मुहानों पे, तालाबों के किनारों पे पानी का लेवल कम आने पर ये भी कैसा हो जाता है, टेरेस्ट्रियल। प्रोटोसाइफोन की हम बात करें तो वो भी किस पे आ जाता है, किनारों पर। तो ऐसे में ये कुछ मौसम जो है प्रतिकूल अवस्थाओं में भी शो करते हैं या सहन कर सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। पानी आ जाता है तो ये जनन ज़्यादातर पानी के समय में करते हैं, लेकिन अगर पानी का लेवल कम हो तो ऐसे में ये डेवलप करते हैं एप्लेनोस्पोर्स, और नॉर्मली ये कर देते हैं किस में, जू स्पोर्स। तो एक्चुअली में फ्लैजिलाज डेवलप ही नहीं होते जब टेरेस्ट्रियल एल्गीज होती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वो एल्गीज जो टेरेस्ट्रियल है उनमें एप्लेनोस्पोर्स। टेरेस्ट्रियल एल्गीज में एप्लेनोस्पोर्स ही डेवलप होते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब ये दो मेन हैं जो हमें याद करना है। अब जाति के विशेष पे, अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलती है। ये बिल्कुल सम परिस्थितियां हैं, वर्षा ऋतु है, जल है, जो स्पोर्ट्स बन रहे हैं, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन चल रही है। ये भी कंडीशंस फेवरेबली है, लेकिन इनमें एक अडेप्टेशन है कि ये टेरेस्ट्रियल हो गए, और टेरेस्ट्रियल होने की वजह से अब जल की कमी इनको दिख रही है, तो ये क्या करते हैं, एप्लेनोस्पोर्स डेवलप करते हैं। लेकिन ये भी एक तरीके से इनकी समावस्था ही है, क्योंकि इनको हैबिट है, इसी टाइप के हैबिटेट के अंदर ये पाए जाते हैं। सारी चीज़ हो गई। अब वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आ गई है एक अलग से, कि एल्गी तो है ये वाली या ये वाली, लेकिन शुष्कता बढ़ गई, एनवायरमेंटल कंडीशंस बढ़ गई हैं और विषम परिस्थितियां ज़्यादा लंबे समय तक हो गई। तो ऐसे में अगर ये एप्लेनो बनाएंगे या जू स्पोर बनाएंगे तो वो अंकुरित नहीं हो सकते और इनकी पीढ़ी के या इनकी कम्युनिटी के नष्ट होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में इनमें एक सेकेंडरी ऑप्शंस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कुछ चिरकालिक स्पोर्स बनाते हैं मोटी भित्ति युक्त, जो लंबे समय तक अपने आप को परसिस्टेंट या चिरकालिक अवस्था में बनाए रखने के लिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं बाई हाइफेनोस्पोर्स। बाई
हाइफेनोस्पोर्स। हाइफेनोस्पोर्स की अगर अपन बात करें तो इसे हम हिंदी में, इसको हम लिख सकते हैं अचल बीजाणु द्वारा, और हाइफेनो को हम लिख देते हैं सुप्त बीजाणु। ठीक है, सुप्त बीजाणु नाम से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब ये अपने चारों तरफ रिजर्व फूड मटेरियल लेके मोटी भित्ति युक्त होकर क्या करते हैं, लंबे समय तक चिरकालिक होने की अवस्था को बनाए रख सकते हैं, और ये आसानी से विषम परिस्थितियों को झेलने में सक्षम होते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं विषम बीजाणु। तो यहाँ सिंपल सी बात है, इनके अंदर फ्लैजिला कभी भी नहीं पाया जाएगा, और ज़्यादातर ये सुप्त बीजाणु आपको किस में मिलेंगे, कुछ जलियों में, और ज़्यादातर किस में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल में मिलेंगे, क्योंकि जली में पाई जाने वाली तो एक तरीके से ज़्यादातर ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ पे अनुकूल होंगी परिस्थितियाँ। ठीक है, तो सुप्त बीजाणु के लिए हम कह सकते हैं पहली चीज़ तो अचल, दूसरी चीज़ मोटी भित्ति आवरण। तो अब ये जब वजनदार हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, चर्बी वाले हो जाएंगे, तो इन वैसे मोटिलिटी नहीं होगा। तीसरा, इनके अंदर संचित भोजन, भोजन को स्टोर करके ये क्या हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, बन जाते हैं। अब इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं वही वाउचेरिया की स्पीसीज, इसमें हम ले सकते हैं कुछ क्लेमाइडोमोनास, इसमें हम ले सकते हैं ओडोगोनियम, ओडोगोनियम हटा देते हैं, जो टेरेस्ट्रियल है उन्हीं को हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ये कुछ स्पीसीज है जो यहाँ पे है, जैसे कि पेडिएस्ट्रम आदि हम एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन नहीं है, कुछ हैं एल्गीज टेरेस्ट्रियल जिनके अंदर इस प्रकार के सुप्त बीजाणु मिलते हैं। ये कलर में भी डार्क होंगे, भित्ति भी मोटी होगी, और निर्जीव अवस्था के अंदर पड़े रहेंगे, परिस्थिति अनुकूल होने पर ही ये जर्मिनेट हो सकते हैं। ये भी वैसे ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रतिकूल को नहीं झेल सकते, ये ज़्यादा प्रतिकूल को झेल सकते हैं। नेक्स्ट, बाय अकाइनिड्स, अकाइनेट की हिंदी एक तरीके से वही सुप्त बीजाणु के टाइप ही है, अकाइनेट्स ही है। एक्चुअली में बहुत बात करें तो ये कुछ बैक्टीरियाज का ज़्यादा एक तरीके से सुसंगठित तरीका है विषम परिस्थितियों को टॉलरेट करने का, और ये भी सुप्त बीजाणु ही है। इसमें भी जो सेल है वो क्या करती है, मोटी भित्ति युक्त स्रावित करके और चिरकालिक अवस्था को प्राप्त कर जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे स्पेशलाइजेशन की हम बात करें ना, तो ये अकाइनेट ज़्यादातर फिलामेंटस एल्गीज, फिलामेंटस एल्गीज का ये स्पेशलाइजेशन है, एक चीज़। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि फिलामेंट की एक अथवा दो या अधिक तथा कभी कभी संपूर्ण फिलामेंट ही स्त्रावित करके, मोटी भित्ति स्त्रावित करके और किस में बदल जाता है, अकाइनेट में बदल जाता है। यहाँ अकाइनेट के अगर अपन एग्जाम्पल लें तो हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ साइनोफाइसी के सदस्य, बाकी फिलामेंटस हमने कहा है। तो साइनोफाइसी के सदस्यों की हम बात करें तो साइनोफाइसी में है नॉस्टॉक, ऑस्लोटेरिया,
नॉस्टॉक ओसिलोटेरिया। और अगर अपन बात करें क्या बोलते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्यों में, तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है। उडोगोनियम ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ये है फिलामेंटस जो एल्गीज है ज़्यादातर, वो इस एग्जाम्पल के अंदर आसानी से फिट बैठती हैं, ठीक है। एक इन्हीं टेरेस्ट्रियल एल्गीज में ही एक लक्षण और हम ले लेते हैं, दैट इज, ये भी बहुत काम का है, वाउचेरिया में भी हम इसको एग्जाम्पल में लेंगे, ठीक है। यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है बाई पाम